हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है जॉन्डिस। आज हम जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी पैथोफिजियोलॉजी और टाइप्स एंड साइन सिम्टम्स समझने की कोशिश करेंगे और इसको एक इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं आज। तो आज पढ़ते हैं जॉन्डिस। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जॉन्डिस, जॉन्डिस होता क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और आईज कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन। यहाँ पे इनका ये बोल समझाना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये समझाना चाह रहे हैं कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और आईज, मतलब स्किन और आईज का येलो कलर का येलो कलर में डिस्कलरेशन हो जाना, येलो कलर की स्किन ज्यादा दिखने लगना, वो किस वजह से हो रहा है? बिलिरुबिन के कारण इस जो स्किन और आईज हैं उसमें येलो डिस्कलरेशन दिखने लगना, उसको हम बोल रहे हैं जॉन्डिस। मतलब एक्सिस बिलिरुबिन बिलिरुबिन की वजह से जो बॉडी और स्किन का और आईज का और म्यूकोसा का जो कलर है येलो डिस्कलरेशन हो रहा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है, उसको हम जॉन्डिस बोल रहे हैं। अब बात आती है बिलिरुबिन होता क्या है जिसके कारण ये येलो डिस्कलरेशन हो रहा है। तो बात करते हैं ये बिलिरुबिन की। तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है अ सब्सटेंस क्रिएटेड व्हेन अ रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन। मतलब जब जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो जो कंपोनेंट्स निकलता है वो बिलिरुबिन है। हम बोल सकते हैं कि हीमोलाइसिस का एक हीमोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसमें जो उसके टाइम पे उस ड्यूरिंग हीमोलाइसिस जो सब्सटेंस बन रहा है उसको हम बिलिरुबिन बोल रहे हैं। अभी बिलिरुबिन जब बॉडी में एक्सिस लेवल पे बढ़ जाता है, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में येलो डिस्कलरेशन कॉज करेगा जिसे हम जॉन्डिस बोल रहे हैं। एंड जॉन्डिस आल्सो नोन एज इक्ट्रस। इक्ट्रस जॉन्डिस को इक्ट्रस भी बोलते हैं। तो ये हमने जॉन्डिस की समझने की कोशिश की कि ये जॉन्डिस क्या है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू एक्सिस लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द बॉडी। तो ये हमने बात की। अब हम समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, जो नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जॉन्डिस होता कैसे है और क्या कारण है इसके पीछे। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बिलिरुबिन है इसका प्रोसेस क्या है, इसकी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो वो आज हम इस पैथोफिजियोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे कि जॉन्डिस के टाइम पे जो नॉर्मल जो बिलिरुबिन का प्रोसेसिंग होती है, जो नॉर्मल बिलिरुबिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे किस वे में होता है, क्या मेटाबॉलिज्म है, क्या प्रोसेस है इसका, वो हम नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है जॉन्डिस की। जॉन्डिस की नहीं, यहाँ हम बिलिरुबिन की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं कि बिलिरुबिन कैसे प्रोसेस्ड हो रहा है और कैसे वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है हमारी बॉडी से और उसका लेवल कैसे मेंटेन हो रहा है, वो पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपका जो आप देख रहे हैं ये है आरबीसी। यहाँ हमने एक आरबीसी लिए एग्जांपल को इजीली समझने के लिए, एक आरबीसी का पार्ट आरबीसी लिए, एक आरबीसी, उसको उसके थ्रू हम समझेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एक आरबीसी से। आरबीसी क्या है? आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है इसका ब्रेकडाउन हो जाना और इसका टूट जाना टुकड़ों में और इसका विभाजन हो जाना, या फिर हम बोल रहे हैं कि ब्रेकडाउन हो रहा है। एक नॉर्मल वे में बोले तो हम हीमोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस की बात करें तो हीमोलाइसिस यहाँ पे जो वर्ड है, हीमोलाइसिस जब होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन उससे बनेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन बनेगा। अब हीमोग्लोबिन के बाद हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में विभाजित हो जाएगा, दो पार्ट में क्लासिफाइड हो जाएगा और दो पार्ट में यहाँ अलग अलग हम देख सकते हैं यहाँ हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम प्लस ग्लोबिन ग्लोबिन हो रहा है। हीम ये है जो आयरन कंटेन कंपोनेंट्स है जिसमें आयरन होता है, ठीक है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया हीमोग्लोबिन। अब आगे बात करते हैं, ये ग्लोबिन जो हीम है यहाँ पे आयरन कंटेंट सब्सटेंस है, आयरन कंटेंट कंपोनेंट्स है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है और इसका कैटाबॉलिज्म होगा। हीम जो वर्ड है, जो आयरन कंटेंट कंपोनेंट्स है, इसका कैटाबॉलिज्म होगा और क्या बनेगा? बिलीवर्डिन बनेगा। मतलब हीम के कैटाबॉलिज्म से बनेगा बिलीवर्डिन। किससे? हीम के कैटाबॉलिज्म से बिलीवर्डिन बना। अब ये पूरी प्रोसेस देखें
कि जो हीमोलाइसिस से लेके बिलीवर्डिन तक जो प्रोसेस हो रहा था ये कहाँ पे हो रहा है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हो रहा है स्प्लीन के अंदर हो रहा है ये पूरा प्रोसेस। एक्स्ट्रा वस्कुलर बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वस्कुलर या बोल सकते हैं स्प्लीन में हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो हीमोलाइसिस से लेके बिलीवर्डिन बनने तक की जो प्रोसेस है वो स्प्लीन के अंदर हो रही है हमारी बॉडी में, स्प्लीन के अंदर। अब बात करते हैं आगे। अब बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन पे एक एंजाइम काम करता है। बिलीवर्डिन पे एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम काम करेगा, वो एंजाइम है बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। तो जब बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम काम करता है तो इसको वो चेंज कर देता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। मतलब बिलीवर्डिन पे एक एंजाइम काम कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। उस बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ये इसमें चेंज हो रहा है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो गया और ये कहाँ पे पहुंच गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स में पहुंच गया। ओवरऑल हम बात करें कि ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन अब कहाँ पहुंच गया, ये प्रोसेस बिलीवर्डिन से चेंज होके अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बन गया रिडक्टेज, बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। तो ये पहुंच गया ब्लड वेसल्स। अब हम इस जो यहाँ बात कर रहे हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की, ये ब्लड वेसल्स के अंदर की बात कर रहे हैं, ये सर्कुलेशन में। तो अब जब ये सर्कुलेशन में पहुंचेगा तो इसके साथ एल्ब्यूमिन बाइंड हो जाएगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन। तो जब ये सर्कुलेशन में पहुंचा, ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचा, तो इसमें अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ एल्ब्यूमिन बाइंड हो गई। और ये एल्ब्यूमिन कहाँ जाएगी, इसको कहाँ लेके जाएगी, लिवर में। हम इसको नॉर्मल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये एल्ब्यूमिन कहाँ लेके जाएगी बाइंड होकर, इसको लिवर में। अब लिवर में होगा क्या, तो लिवर में ये इसलिए ले जा रही है ताकि जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है इसको हेपेटिक कंजुगेशन एक प्रोसेस होती है। हेपेटिक कंजुगेशन का मतलब होता है कि जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है इसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन में बदला जा सके, वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन में बदला जा सके। इस जो ये बदलने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं हेपेटिक कंजुगेशन, जो कि लिवर के अंदर होती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, जो एक प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग होती है और ये अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेपेटिक कंजुगेशन। तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर लिवर में पहुंचा और लिवर में हेपेटिक कंजुगेशन प्रोसेस हुई। इस प्रोसेस के थ्रू ये किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया कंजुगेटेड बिलीरुबिन में। ठीक है, हेपेटिक कंजुगेशन की प्रोसेस हुई तो इसके बाद ये किसमें चेंज हो गया, कंजुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो गया तो अब बात करते हैं आगे। आगे यूरोबिलियोजन में चेंज हो जाएगा। ये वो कैसे चेंज नहीं, एक फॉर्म है यूरोबिलियोजन। ये एक फॉर्म कैसे है, जब ये गॉल ब्लैडर में कंजुगेटेड बिलीरुबिन प्रोसेस्ड होके कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा ड्यूडेनम में। किसके थ्रू पहुंचेगा, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये पहुंचेगा ड्यूडेनम में, जिसको ये वर्ड जिस क्या फॉर्म में पहुंचा, ये यूरोबिलियोजन। ठीक है, ये ड्यूडेनम में पहुंच गया कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कॉमन बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से कहाँ पहुंचा, ड्यूडेनम में, और इसका नाम हो गया यूरोबिलियोजन। ठीक है, यूरोबिलियोजन के रूप में ड्यूडेनम में पहुंच गया कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से। अब इसमें आगे प्रोसेस की बात करें तो आगे ये दो पार्ट में हम एक क्लासिफाइड कर ले रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम क्या किए, जिससे हम इसको इजीली समझ सकें। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में क्लासिफाई कर लिया इजीली समझने के लिए। तो अब बात करते हैं यूरोबिलियोजन का आगे क्या प्रोसेसिंग होगी, तो वो बात करते हैं। वो पहुंचेगा कहाँ पे, वो पहुंचेगा आपके जो फीकल मटेरियल है, जो स्टूल्स है आपका, स्टूल में ये मिक्स हो जाएगा स्टर्कोबिलिन। ठीक है, ये स्ट्रोकोबिलिन जब उसमें मिक्स हो जाएगा तो उसको एक कलर देगा, उसको ये आप ब्राउन कलर जो फीसिस का है, तो उसके थ्रू ये क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा फीसिस में। ठीक है, ये आपका यूरोबिलियोजन कहाँ गया, इंटेस्टाइन में गया, आगे और प्रोसेस हुआ, इसका डाइजेशन हुआ और साथ में इसके साथ मिलके ये फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। अब बात करते हैं यूरोबिलियोजन। यूरोबिलियोजन अब ये वापस जो इसमें हो गया उससे कुछ कंटेंट क्या हुआ, वापस से पोर्टल सर्कुलेशन में आया और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ हुआ, सर्कुलेशन हुआ, इसका सर्कुलेशन होकर ये किडनी में पहुंचा प्यूरिफाइड होने के लिए। तो ये किस फॉर्म में पहुंचा, यूरोविलिन के फॉर्म में पहुंचा किडनी में। और जब इसका प्यूरिफिकेशन होगा तो इसमें ये क्या करेगा, यूरिन को क्या कलर दे देगा, येलो कलर पिगमेंटेशन के माध्यम से येलो कलर यूरिन को दे देगा। और इस येलो कलर और ये यूरोबिलिन यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा।
ठीक है, ये था प्रोसेस एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन जब एक्स्ट्रा बॉडी में है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल की जितनी जरूरत है उतना बॉडी ने रख लिया और जितना एक्स्ट्रा है वो फीसेस और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। ये था नॉर्मल प्रोसेस एक हीमोलाइसिस और हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स का जब हीमोलाइसिस होता है तो उसका एक प्रोसेस है और उसका बेस्ड प्रोडक्ट ऐसे बाहर निकलते हैं। अब मान लीजिए ये जो पैथोफिजियोलॉजी थी, इस पैथोफिजियोलॉजी में कहीं भी कोई चेंजेस आ जाए या कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए या कहीं कोई बैरियर आ जाए जिसकी वजह से ये प्रोसेस बिगड़ जाए या ये प्रोसेस जो एक नॉर्मल वे में चल रही थी वो नॉर्मल वे ना हो पाए और कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन से कंजुगेटेड बिलिरुबिन होके और पूरे एक प्रोसेस से वो एक्सक्रीट आउट हो रहा था बॉडी से, तो वो कहीं ना कहीं नहीं होगा एक्सक्रीट आउट और हमारी बॉडी में उसका एक्यूमुलेशन होता रहेगा और एक्यूमुलेशन होगा तो उसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा और जब उसका लेवल बढ़ रहा है तो वो येलो डिस्कलरेशन कर रहा है स्किन का, आइज का, उसको हम जॉन्डिस बोल रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी में कहीं अगर डिस्टरबेंस आता है तो उस कंडीशन में ये क्या जॉइंटिस कॉज कर सकता है, इसलिए ये पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसमें कहीं कहाँ डिस्टरबेंस होगा तो जॉइंटिस हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ये लिवर में जो हेपेटिक कंजुगेशन की प्रोसेस हो रही थी, ये प्रोसेस में कहीं डिस्टरबेंस आ गई किसकी वजह से, मान लीजिए लिवर में कोई डिसीज आ गई, लिवर सिरोसिस हो गया या हेपेटोसाइट जो लिवर के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो गए किसी भी कारण से, चाहे वो मान सकते हैं हेपेटाइटिस डिसीज हो गई कोई, तो उस कंडीशन से कोई भी ऐसी डिसीज कंडीशन जो लिवर में जो लिवर के फंक्शन को जो नॉर्मल थे वो उनको एबनॉर्मल कर दिया और जो प्रॉपर फंक्शन करना था लिवर का वो नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कॉज करेगा कि वो जो अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा था हिपैटिक कंजुगेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो वो नहीं हो पाएगा और नहीं हो पाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो बिलिरुबिन था वो एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में और एक्यूमुलेट होता रहेगा तो वो जॉइंटिस कॉज करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है हीमोलाइसिस जो हो रहा है उसका लेवल वो हीमोलाइसिस ज्यादा होने लगे, ज्यादा मात्रा में होने लगे, है ना, ज्यादा होने लगे, जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीमोलाइसिस ज्यादा होगा। हीमोलाइसिस ज्यादा होगा तो क्या करेगा, अब यहाँ पे जो ग्लूकुरोनिक एसिड जो हेल्प कर रहा था हेपेटिक कंजुगेशन में, जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ये जो अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में बदल रहा था, एक ग्लूकुरोनिक एसिड हेल्प कर रहा था, तो ये क्या करेगा, ग्लूकुरोनिक एसिड तो उतना ही बन रहा है लिमिट में, अब हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है और ग्लूकुरोनिक एसिड कम बन रहा है तो क्या करेगा, पूरा तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, पूरा तो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, कुछ जो सब्सटेंस हैं, कुछ उसका जो अवशेष जो बचे रह गए हैं वो बचे रह जाएंगे और बिलिरुबिन एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में और जॉन्डिस कॉज करेगा। तो ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी थी, ये प्रोसेस थी बिलिरुबिन के एक्सक्रीट आउट होने की, बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है और क्या इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ जॉइंटिस की। तो टाइप्स ऑफ जॉइंटिस की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप आप देख रहे हैं हीमोलाइटिक जॉइंटिस। हीमोलाइटिक जॉइंटिस में हम ये बोल सकते हैं कि हीमोलाइटिक जॉइंटिस में क्या हो रहा है कि हीमोलाइसिस हो रहा है, जो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको ज्यादा लेवल में ज्यादा वो ब्रेकडाउन होने लगे, ज्यादा लेवल पे ब्रेकडाउन होने लगे। जैसे पहले जो नॉर्मल कंडीशन में 2 आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा था और एबनॉर्मल कंडीशन में 10 आरबीसी का ब्रेकडाउन एक साथ होने लगे, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से वो ब्रेकडाउन ज्यादा बढ़ जाए। तो जब ज्यादा ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो क्या होगा कि जब ज्यादा ब्रेकडाउन बढ़ गया तो अब वो पूरा प्रोसेस नहीं होगा, पूरा एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो बॉडी में वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता रहेगा और जब ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो वो क्या करेगा कि वो एक्यूमुलेशन करेगा बिलिरुबिन का, क्योंकि वो पूरा एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा। तो ये हीमोलाइटिक जॉइंटिस बोल सकते हैं इसको, hemolytic jaundice also known as pre-hepatic jaundice। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरा टाइप है इसका हेपेटिक जॉइंटिस, इसको हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस भी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं हेपेटिक जॉइंटिस क्या है। अगर मान लीजिए कि लिवर में जो कंजुगेटेड प्रोसेस हो रहा था तो इसमें क्या होगा, ये जो प्रोसेस थी पूरी अनकंजुगेटेड से बदलने अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन में बदलने की जो प्रोसेस थी वो लेकिन रुक गई, क्योंकि सेल जो हेपेटिक सेल्स थे जो लिवर था वो डैमेज हो गया, इसकी वजह से ये प्रोसेस रुक गई, इसमें रुकावट आ गई, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हेपेटिक जॉइंटिस, क्योंकि ये लिवर की वजह से रुक रहा है, लिवर की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लिवर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा है और उसको चेंज नहीं कर पा रहा है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया हेपेटिक जॉइंटिस। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की बात करें, इसको पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस भी बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का मतलब है कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन चेंज हो रहा था, कंजुगेटेड बिलिरुबिन से कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये ड्यूडेनम में पहुंच रहा था। अब किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन से वो क्या हो कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या स्टोन हो सकता है उसको, या कोई इन्फ्लामेशन हो जाए कॉमन बाइल डक्ट में। तो अगर ये कॉमन बाइल डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरोबिलियोजन के रूप में वहां पहुंच रहा था ड्यूडेनम में, वो नहीं पहुंच पाएगा, तो उस कंडीशन में एक्युमुलेट होता रहेगा बॉडी में और एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, जिससे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, वही हमने बात की कि लिवर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, लिवर में कोई डिसीज हो गई, हेपेटाइटिस ए या बी या सी जो टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के वो हो गया, या लिवर ऑफ सिरोसिस हो गया, ऐसी कोई भी कंडीशन जो लिवर में कॉज करेगी, लिवर को डैमेज करेगी, तो उस कंडीशन में जो लिवर प्रोसेस कर रहा था जो बिलिरुबिन को, वो एक प्रोसेस में हेल्प कर रहा था, वो कहीं ना कहीं रुकावट आएगी और वो पूरा प्रोसेस नहीं होगा और एक्यूमुलेट होता रहेगा बिलिरुबिन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट। इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट की बात करें तो यहाँ जो दिख रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था उसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन को ड्यूडेनम में ले जा रहा था, उसको हेल्प कर रहा था वहां तक पहुंचाने में, वो एक वे था उसका पहुंचने का। लेकिन कॉमन बाइल डक्ट में जब इन्फ्लामेशन हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जैसे लास्ट लाइन देख रहे हैं आप, सेकंड थर्ड लाइन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट। तो इन दोनों में क्या हुआ है, एक ही पॉइंट है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो प्रॉपर जो उसका प्रोसेसिंग का जो वे था, जो चैनल था, जो टूट गया या ब्रेक डाउन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट हो रहा था बॉडी से, तो वो नहीं होगा और एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, जो आरबीसी का हीमोलाइटिक रिएक्शन थी, हीमोलाइसिस प्रोसेस थी, वो बढ़ जाएगी, जिससे ज्यादा आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगेंगी, और वो जब ज्यादा आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगेंगे तो ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा, और प्रोसेस तो नॉर्मल वे में होता है तो ज्यादा वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो सकता है बॉडी में और जॉइंटिस कॉज कर सकता है। गिलबर्ट सिंड्रोम की बात करें तो गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एक, इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें माइल्ड डिफिशियंसी हो जाती है। माइल्ड डिफिशियंसी कैसे हो जाती है कि इसमें लिवर जो प्रोसेस कर रहा था बिलिरुबिन को, वो माइल्ड लेवल उसका एक जो नॉर्मल वे में कर रहा था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया किसी भी रीजन की वजह से, किसी हार्मोन या किसी एंजाइम के कम होने की वजह से। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में जो नॉर्मल बिलिरुबिन प्रोसेस कर रहा था लिवर, वो नहीं कर पाएगा गिलबर्ट सिंड्रोम में। ये एक इनहेरिटेड डिसीज है, इसकी वजह से वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा बिलिरुबिन, और वो क्या कॉज करेगा, वो करेगा आपका ये जॉइंटिस कॉज कर सकता है, क्योंकि बिलिरुबिन एक्यूमुलेट होगा इस कंडीशन में, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये था, हमने जॉइंटिस के टाइप्स पढ़े और रिस्क फैक्टर पढ़े। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट आपका है येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकोसा एंड आईज। म्यूकोसा मींस म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जो हमारे जो जितने भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो भी येलोइश दिखाई देगी। तो कैसे दिखाई देगी, जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें जो आईज का जो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं क्लियरली येलो कलर का दिख रहा है। तो ये आईज में देखागा, आप स्किन देख सकते हैं, स्किन पूरा येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, पूरा येलो कलर की स्किन दिखाई देगी इसमें। ठीक है, ये क्या है, बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से ये येलो पिगमेंटेशन बढ़ रहा है बॉडी में, और येलो कलर जॉइंट जो कि जॉइंटिस है वो दिखाई दे रहा है। और आपका हाइट लाइट कलर स्टूल आएगा, ठीक है, और डार्क कलर यूरिन दिखाई देगा। क्योंकि डार्क कलर यूरिन इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एक्यूमुलेट हो चुका है बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं फिर उस जब वो एक्सक्रीट आउट होगा तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा लेवल में दिखाई देगा आपको यूरिन के थ्रू, और जो है अदर जो एक्सक्रीट आउट होने का जो उसका वे है, उसका चैनल है, उस सब चीजों में दिखाई दे सकता है। हेडेक हो सकता है आपको, और स्वेलिंग ऑफ द लेग एंड स्किन ये देखने को मिल सकता है। तो ये सारे हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े। मेन था इसका जॉइंटिस का समझने के लिए आपको पैथोफिजियोलॉजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे मैंने और भी देखे इससे रिलेटेड वीडियोस में क्या हुआ है कि ऑलरेडी इतना इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश जब अच्छा है, इंग्लिश में देना चाहिए। और लेकिन वो कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको समझ में आना चाहिए।
और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है, मेरा जो मेन गोल है वो आप तक मेरी बात को पहुंचाना है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरे लेक्चर में आप देखते हैं हिंदी, तो मैं हिंदी को इसलिए प्रेफर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे हिंदी पसंद है या इंग्लिश पसंद नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा जो मेन गोल होता है वो होता है मेरी बात को आप तक पहुंचाना, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ जाएं। मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको जितना ज्यादा हो सके मैं समझा सकूं। इसलिए मैं ज्यादा जो इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, हिंदी लैंग्वेज ज्यादा यूज करता हूँ। और क्योंकि बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो तो हिंदी में पढ़ ही नहीं सकते, वो तो इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो वो चीज मेरा मेन मेन गोल है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आ जाए। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा जो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये था आज हमने पढ़ा, जॉइंटिस पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़े, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, और इसका मेन था आपका पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी, ये सबको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये समझ ली तो आप जॉइंटिस कभी नहीं भूलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जॉइंटिस को लेकर, क्योंकि मेन है इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो इस पे आज हमने कोशिश की समझने की, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट करके बताएं, या कुछ आपका सजेशन है तो वो कुछ डाउट या सजेशन है तो आप मुझे वो मैसेज करके बताएं या कमेंट करके बताएं। और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पैथोफिजियोलॉजी, तो सबको आना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।